दिव्या भाभी, ललचाए देवर चिंटू में चली गहरी चाल। दिव्या भाभी को देखकर मंचलों के दिल में धक धक होने लगती थी। देवर चिंटू भी अपनी भाभी का रसपान करने के लिए उतावला था। एक दिन वो ऐसी दवा लाया कि दिव्या भाभी पर सेक्स का भूत सवार हो गया। क्या चिंटू को अपने प्लान में कामयाबी मिली? दिव्या भाभी को कौन नहीं जानता, पूरे गांव में चर्चे हैं उसके। ये भी अफवाह है कि गांव में अभी तक उसकी जैसी सुंदर बहू नहीं आई है। बिना श्रृंगार किए भी लुभावनी और आकर्षक लगती है। चाल ढाल, नैननक्श, शरीर के किसी भी अंग में कोई कमी दिखाई देती ही नहीं। सुंदर होने के साथ ही दिव्या भाभी बहुत हंसोड़, मजाकिया और गंदी शरारतें करने वाली है। इसलिए गली मोहल्ले का कौन सा लड़का है जो उससे मिलने को उतावला नहीं रहता। गांव में अफवाह सी फैली हुई है कि लड़के उसकी ओर चुंबक के समान खींचे चले आते हैं। 1.14 15 साल वाले जिन लड़कों के जवानी के कीटाणु काटने शुरू करते हैं, वे दिन में कम से कम एक बार तो दिव्या भाभी के दरबार में हाजिरी देते ही हैं। नया जवान होने वाला कोई किशोर उसके दरबार में अगर एक ही दिन में 2-3 बार हाजिरी दे तो कोई हैरत की बात नहीं। दिव्या भाभी भी इतनी शरारती है कि ऐसे लड़कों का कभी अंग पकड़ कर हिला देती है तो कभी उनकी छातियों में पड़ी हुई गुठलियां भींच देती है। जब लड़के दर्द से कराहते हैं तो उसे बड़ा मजा आता है। दिव्या भाभी के देवर चिंटू ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। जवानी के कीटाणुओं ने आजकल उसके अंदर तहलका सा मचाया हुआ है। चिंटू का असली नाम अभिषेक है, लेकिन घर और आसपास के मोहल्ले वाले उसे चिंटू ही बुलाते हैं। स्कूल में भी उसने यही नाम लिखवाया है। 10वीं जमात पास करते ही चिंटू ने 11वीं में दाखिला ले लिया है। उसका परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है। भाई भाभी के अलावा एक दादा है जो घर से 10 कदम दूर घेर में पड़े रहते हैं। दादाजी की एक विधवा बहन है जो अब यहीं रहती हैं। चिंटू और उसका बड़ा भाई मोहन उसे फुआ के नाम से पुकारते हैं। बड़े बूढ़ों के रूप में इन दोनों का ही चिंटू और मोहन को आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि 2 साल पहले उनके मम्मी पापा की कार हादसे में मौत हो गई थी। मोहल्ले के दूसरे लड़कों के समान ही चिंटू भी अपनी भाभी दिव्या के साथ बहुत शरारतें करता है। जब भी मौका मिलता है उसके साथ छेड़खानी करने से नहीं चूकता। वो नहीं मानता, भाभी न समान होती है, उसे तो अपनी भाभी दोस्त के जैसी दिखाई देती है। दिव्या भाभी भी जब तब मौका देखकर चिंटू के गाल पर छूट कर निकल जाती। एक दिन जब चिंटू चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था तो पीछे से आकर दिव्या ने उसके गाल पर काट भी लिया था। चिंटू के मुंह से चीख सी निकल गई थी। दिव्या भाभी में अक्सर ऐसी शरारतें और नोकझोंक होती ही रहती है, लेकिन उन दोनों में से बुरा कोई नहीं मानता। कुछ ही समय एक दूसरे से नाराज रहते हैं, फिर मान जाते हैं। चिंटू अब 17वें साल में है, ऐसा उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखी गई जन्मतिथि के अनुसार है। उसका अंदाजा है कि वह 1-2 साल और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पापा ने स्कूल में जन्मतिथि कम करके लिखवाई थी। चिंटू के अंदर विशेष कीटाणु कई साल पहले बन चुके थे, जिन्हें उसने अनेकों बार निकाल कर देखा। वो केवल यही देखना चाहता था कि उनका रंग कैसा होता है, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने बताया था कि पहले उनका रंग सफेद होता है, फिर पीला हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत पर उसने कई बार प्रयोग करके देखा। जब भाभी चिंटू के साथ गंदी शरारतें करती है तो कीटाणुओं को बार बार निकालने का मन करता है। मुस्कुरा कर देखने और मीठी मीठी बातें करने पर तो उसके अंदर कुलबुलाहट सी मच जाती है। एक दिन तो चिंटू को इतना जोश आया कि उसने मौका तलाश कर भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी ने अपना हाथ ये कहते हुए छुड़ाया, देवर जी पहले इस लायक हो तो जाओ। चिंटू नहीं समझ पाया इसका मतलब क्या है। उसने खुद ही कई बार इस वाक्य का मतलब निकाल कर देखा, लेकिन उसका सही मतलब नहीं समझ पाया। इस वाक्य का मतलब हाँ है या ना, इस बारे में वह बहुत भ्रमित रहा। फिर उसने खुद ही मतलब निकाला कि प्यार के मामले में लड़कियों की ना का मतलब हाँ ही होता है। अक्टूबर का महीना था, सर्दियां आने को थी। बेमौसमी बारिश ने मौसम को ज्यादा ठंडा बना दिया था। चिंटू के भैया आज घर पर नहीं थे, उन्हें जरूरी काम से एक रिश्तेदार के घर रुकना पड़ा था।
इसकी जानकारी उन्होंने फोन पर दिव्या को दे दी थी। दिन में तेज हवाएं चलने के चलते बिजली गुल थी। तार टूट जाने की वजह से बिजली के आने की भी उम्मीद नहीं थी। भाभी ने शाम का खाना जल्दी ही बनाया और सब लोगों ने मिलकर खाया। रात के 9 बजे तक सब अपने अपने कमरों में घुस गए। जिसको जो काम सही लगा वही करने लगा। चिंटू को अपना होमवर्क करते हुए अचानक सूझा, भाभी के पास कई सारी कहानियों की किताबें हैं। कोर्स की किताबें तो पढ़ता ही रहता हूँ, आज कोई अच्छी कहानी पढ़ूंगा। चिंटू सीधा भाभी के कमरे में पहुँचा। बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर खड़ा होकर भाभी को निहारने लगा। उस समय भाभी बिस्तर पर ओढ़नी लेटी हुई फोन को स्क्रॉल कर रही थी। बगल में कोई पत्रिका रखी हुई थी। ऐसी हालत में वो एकदम हीरोइन के समान दिखाई देने लगी। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में उसका हर अंग मन में रोमांच पैदा करने वाला था। कौन सा अंग था भाभी का जो नागिन के समान लहराता नहीं दिखाई दे रहा था। वाह क्या नजारा था। उस समय दिव्या भाभी के प्रति होने वाले आकर्षण को चिंटू नहीं रोक पाया। चिंटू ने अंदर आकर दिव्या की कमर पर चूंटते हुए कहा, भाभी कोई पत्रिका दे दो। इस महीने कौन कौन सी नई आई हैं? आज कहानी पढ़ने का मन है, रैक में से ले लो, वहाँ बहुत सी पत्रिकाएं रखी हुई हैं। भाभी ने भर्राई आवाज में कहा, जैसे नशे में हो। तुम ही उठा कर दो, मुझे क्या पता कौन सी मजेदार है। चिंटू ने थोड़ा हक जताते और जिद करते हुए कहा। नहीं चाहते हुए भी भाभी को उठकर पत्रिका और किताबों की रैक के पास आना पड़ा। भाभी ने जैसे ही पत्रिका उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, चिंटू ने दोनों हाथों से उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। भाभी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो, छोड़ दो, कोई आ जाएगा। चिंटू और कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं आज नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब नहीं रहा जाता, बस एक बार। छीना झपटी सी शुरू हो गई। चिंटू कहता, आजा, भाभी कहती, न, तभी किसी के ठठक कदमों की आवाज सुनाई दी। चिंटू ने तुरंत भाभी को छोड़कर उसका फोन उठाया और कान पर लगाते हुए झूठ मूठ किसी से बतियाने का नाटक सा करने लगा। हाँ ठीक है, अभी बात कर लूंगा, मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। भाभी जल्दी ही नाश्ता बना देती है, कॉलेज में ही आ जाना। नहीं, अभी घर पर ही है, चाहो तो बात कर सकते हो। तभी फुआ अंदर कमरे में आए। चिंटू और भाभी को शक की निगाह से देखा और बिना कुछ बोले ही लौट गई। गुस्से में फोन बिस्तर पर फेंककर चिंटू भी अपने कमरे में आकर सो गया। इस घटना के बाद भाभी ने चिंटू के साथ बातचीत करना छोड़ दिया। जब कभी बोलती भी तो घुरक कर, देखती तो घूर कर, जैसे अभी काट खाएगी। चिंटू को भाभी के इस बदले हुए बर्ताव की कुछ वजह पता भी थी और कुछ नहीं भी। जब चिंटू ने भाभी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ मजाक कर लेती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। फुआ देख लेती तो क्या होता, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो फिर अंजाम जानते हो कि क्या होगा। चिंटू को भाभी के ये शब्द कांटे के समान चुभे। उसे अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। पहले लुभाया, फिर धमकाया। उसने सोच लिया, भाभी तुमसे तो बदला जरूर लेना है, अब चाहे अंजाम कुछ भी हो। चिंटू ने अपना सारा गुनाह अपने एक दोस्त को बताते हुए कहा, भाभी का बर्ताव अब बिल्कुल बदल गया है। छोटी सी बात पर वो खींचकर बोलती है। 1-2 बार तो बिना किसी बात के ही मुझे घुरक भी दिया। दोस्त ने सलाह दी, यार तुमने कच्ची छोड़ दी, पूरा काम हो जाता तो फिर ना बोलती बल्कि और खुश होती। अगर तुम्हें पूरा काम करना है तो इसका तरीका मैं बताता हूँ। उसने चिंटू के कान में फुसफुसाते हुए सारा प्लान समझा दिया। चिंटू को सुनकर शांति मिली और थोड़ी हैरानी भी हुई। ऐसी दवा भी आती है, उसने खुशी से झूमते हुए कहा। कॉलेज की छुट्टी होते ही चिंटू मानचंद बलबीर की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, भैंस गाभिन करने की दवा चाहिए। भैंस कैसी है? दुकानदार ने कनखियों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। खारके की कटिया है, कभी कभार बोलती है, फिर चुप हो जाती है, हरी होने का नाम ही नहीं ले रही, बस गांठ फुलाए जा रही है। ये लो एक पुड़िया, आधी शाम को दे देना, आधी सुबह को। रोटी या आटे के गोले में मिला कर देना, खाते ही बोलने लगेगी।
चिंटू ने बिल चुकाया और दवा लेकर घर आ गया। वो बहुत खुश था, आज तो होगा ही होगा। दिल में उमंग थी। जब भी भाभी के बारे में सोचता, शरीर में कामुक लहर सी दौड़ती। बार बार मन में यह भावना उठती, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, उसे टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब देखता हूँ कि भाभी कैसे बचेगी। शाम को खाना खाने के बाद जब सोने का समय हुआ, चिंटू ने बड़ी चालाकी से दिव्या भाभी के दूध में दवा की पुड़िया की 1/4 मात्रा मिला दी। घर में सोने से पहले दूध पीने का रिवाज था, इसलिए जब दिव्या सबके कमरे में एक एक गिलास दूध देने में बिजी थी, तब चिंटू को दूध में दवा मिलाने का मौका मिल गया था। सब दूध पीकर सोने की तैयारी करने लगे। आधे घंटे के बाद ही दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे शरीर में कुछ हरारत सी हुई, फिर तेजी के साथ। दिव्या ने खुद को कई बार रोकना चाहा, लेकिन सहवास की आग जो भड़की, फिर भड़कती ही चली गई। जब उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया तो उसने मोहन का गरीबान पकड़कर उसके ऊपर लेटते हुए जोश में कहा, ओ पंडित, आज करता नहीं क्या? मोहन को थोड़ी हैरानी हुई कि आज दिव्या खुद ही कह रही है, जबकि अक्सर मोहन को ही बोलना पड़ता था। उसने बिना कोई पल गंवाए दिव्या को अपनी बाहों में कसते हुए जलती आग में घी डालना शुरू कर दिया। लेकिन आज उसे घी की नहीं, पानी की जरूरत थी, और उससे भी कहीं ज्यादा बर्फ की। उसके ऊपर उन डब्बों को उल्टने की जरूरत थी जिन पर आग लिखा होता है, पर उनमें रेत होता है। मोहन से जब आग पूरी तरह शांत न हुई, तो दिव्या ने उसे अपने नीचे लिटा लिया और खुद ऊपर आ गई। आज खेत में फावड़े का काम करने के चलते मोहन काफी थका हुआ था, इसलिए केवल एक बार संबंध बना सका। वो कुछ ही मिनट में सो गया। दिव्या सोते हुए मोहन की ओर देखने लगी और गुस्सा होने लगी। उसे अपने अंदर ज्वाला सी दहकती महसूस हो रही थी, इसलिए उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। आंखें बंद करते ही मन में गंदे ख्याल आने लगते। उसने मोहन की ओर ललचाई नजरों से एक बार फिर देखा, लेकिन वह गहरी नींद में था। जब दिव्या से बर्दाश्त न हुआ तो वह धीरे से उठी और चिंटू के कमरे में चली गई। चिंटू आंख बंद किए लेटा हुआ था, लेकिन वह जाग रहा था। चिंटू को पूरा यकीन था कि भाभी आएगी जरूर, चाहे किसी भी समय आए। दवा का असर खाली नहीं जा सकता। एक छोटी सी पुड़िया की आधी खुराक जब इतनी बड़ी भैंस को हीट पर ला सकती है, तो 50 किलो की औरत क्या चीज है। आते ही दिव्या ने चिंटू के पास लेटते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आओ अपनी प्यास बुझा लो। चिंटू तो ये शब्द सुनने के लिए महीनों से बेकरार था। वो लिपट गया, जी भरकर प्यार किया। दिव्या फिर अपने कमरे में आई। कुछ देर आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद न आई। उसने फिर ललचाई नजरों से मोहन की ओर देखा। जोश से भरकर उसे अपनी बाहों में कसना चाहा। मोहन जाग गया और बोला, दिव्या क्या कर रही हो? नींद टूटने से वह थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो गया है। मेरे शरीर में कोई ज्वालामुखी फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वह तड़पते हुए बोली। मोहन ने दिव्या की ओर ध्यान से देखा। उसकी हालत वाकई खराब थी। शरीर उभड़ा हुआ और बहुत गर्म था। वो बहुत बेचैन थी। मोहन ने हालात को भांपकर गांव में ही अपने दोस्त डॉक्टर प्रशांत को फोन मिलाया। यार, तुम्हारी भाभी की हालत बहुत खराब है, जल्द ही आओ। इस समय रात के 2 बजे हैं। हाँ यार, समस्या गंभीर है, आना ही पड़ेगा। डॉक्टर प्रशांत आधे घंटे में हाजिर हो गया। उसने दिव्या को चौंक कर देखा। इन्होंने कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज खाई है, इससे पूरे शरीर पर एलर्जी हो सकती है। मामला कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, वरना तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिव्या को लगाए और कुछ खाने की दवाएं दी। उसे तुरंत ही शांति मिल गई और वह सो गई। चिंटू खुश था। उसे लग रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया। भाभी कहाँ तो सती सावित्री बनती थी। फिर ऐसा जादू चला कि खुद ही खींची चली आई। कुछ दिन बाद दिव्या भाभी में फिर वही हंसी मजाक, छेड़खानी और शरारतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन भाभी ने चिंटू के साथ कोई गंदी शरारत की तो उसने भाभी को सब कुछ बता दिया। साथ ही बाकी बची दवा की पुड़िया भी उसके हाथ में सौंप दी।
दिव्या को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर शर्माती हुई तेजी से चल दी। शायद वह चिंटू के सामने पहली बार शर्माई थी। अब जब भी दिव्या भाभी चिंटू के सामने आ जाती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है और नीचे निगाह करके निकल जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।